गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हिस्ट्री का एक और पार्ट में, हिस्ट्री की एक और कड़ी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर में, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अशोक के स्तंभ के बारे में बात की थी। अशोक का जो न्यायपालिका है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का क्या, अशोक के काल में, अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब व्यवस्थाएं आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग काफी समय से अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे मौर्य काल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौर्य वंश के बारे में हम सभी को पता है कि जानकारी हमें कौन कौन देता है। एक तो हमें जो महान अर्थशास्त्री हैं चाणक्य, उनकी पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हमें मेगास्थनीज है जिसकी पुस्तक इंडिका, उसके बारे में, उससे भी हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जब चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की बुक है और जो मैगनिस्ट की इंडिका बुक है, उससे ही सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में और धार्मिक स्थिति के बारे में, मौर्य कला के बारे में, इन सब संबंध की जानकारी आज हम देख लेंगे। तो वही हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति में। तो अशोक के समय चाणक्य ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया था। किसने? चाणक्य ने। तो वो समाज के चार वर्ग कौन कौन से? सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चाणक्य ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया था। वहीं हम अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने समाज को 9 वर्गों में विभाजित किया था। लेकिन ऑथेंटिक जो इतिहासकार हैं वो चाणक्य को ही क्या है, ज्यादा साक्ष्य मानते हैं कि उस समय समाज में 4 वर्ग हुआ करते थे। कौन कौन से 4 वर्ग हुआ करते थे? पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य और चौथा कौन सा हो गया? शूद्र। वहीं चाणक्य ने आर्यों को शूद्र कहा है। क्या कहा है? आर्यों को शूद्र कहा है। तो शूद्र, चूंकि ये क्या है, और शूद्र को मौर्य काल समाज में बंधक नहीं बना सकते थे आप। क्या है, वहां पर बंधक बनाने का सिस्टम नहीं था। अगर बना लिया तो क्या है, वो दंड दिया जाता था। तो ये शूद्र पशुपालन का काम भी कर लेते थे, कृषि का काम भी कर लेते थे और पशुपालन का काम भी कर लेते थे, शूद्र। और वहीं हम बात करें मौर्य काल साम्राज्य में दो प्रकार की भूमि हुआ करती थी। और भूमि पर जो ब्राह्मण है उनको कर से मुक्ति थी। एक तो क्या है, ब्राह्मण को, ऐसी भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। और उनको कर से मुक्ति थी, उनको उन पे कर नहीं लिया जाता था। वहीं हम देखें कि कर कितना लगता था भूमि पे? 1/6। कितना लगता था? 1/6 भूमि पे, 1/6 लगता था भूमि पे क्या, कर। और वहीं हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का अगर हम देखें मौर्य समाज में तो पुनर्विवाह का प्रचलन था। पुनर्विवाह का जब प्रचलन था तो हम मान के चलें कि विवाह विच्छेद की भी व्यवस्था होगी। भाई जब विवाह विच्छेद होगा तभी शादी होगी। ऐसा तो नहीं कि बिना विवाह विच्छेद की दूसरी शादी हो जाए। तो हम देखें तो जब विवाह विच्छेद था तभी तो पुनर्विवाह का चलन था।
और हम देखें वेश्यावृत्ति भी थी मौर्यकाल साम्राज्य में। तो जो जो अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करती थी उसको कहा जाता, उसको क्या कहते थे? रूप जीवा। 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 और वहीं मौर्यकाल साम्राज्य में जो बंजर भूमि थी जिसपे, आप बंजर भूमि तो समझते, जिस पर क्या है, कृषि का कोई भी कार्य ना हो रहा हो, या ऐसा भूमि जो अनाज पैदा ना करे, तो उस भूमि को भी राजा के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी कि वो भूमि भी क्या बने? उपजाऊ बने। क्या बने? वो भूमि भी उपजाऊ बने। और ऐसा माना जाता है कि अशोक के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और बलि जो है एक प्रकार की क्या है, जो एक प्रकार का मना थी वहां पर बलि। अब हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की। अब हम आर्थिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक व्यवस्था शुरू से ही क्या है, कृषि प्रधान देश है हमारा। तो मौर्य काल में भी क्या है, जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसे थी? कृषि पर निर्भर थी। और कृषि के साथ साथ क्या है, पशुपालन भी चलता था, व्यापार उद्योग भी चलता था, है ना, ये भी चलता था। हाँ, तो अब अगर हम देखें कि इस काल में शिल्प और उद्योग को प्रोत्साहन मिला। सूत कातना और बुनना सबसे प्रमुख उद्योग था। तो मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? सूत कातना और बुनना सबसे प्रमुख था। सूती वस्त्र के लिए काशी और कलिंग प्रसिद्ध थे और मालवा प्रसिद्ध था, है ना, और बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। रेशम चीन से आयात किया जाता था। व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से होता था। तो जो हमारा रेशम है वो कहां से आता था? मौर्य काल में कहां से आता था? वो चीन से आता था। और जो व्यापार था वो जल और थल दोनों मार्ग से होता था। मैग्निस के अनुसार मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी को इग्नोमाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रोनोमाई कहा जाता है। ठीक है। मौर्य काल में एक प्रमुख व्यापार तक्षशिला से काबुल, है ना, काबुल, और वहीं से क्या है, पश्चिम देशों की ओर जाता था। देशज वस्तुओं पर 4 प्रकार का और विदेशी वस्तुओं पर 10 प्रकार पर बिक्री कर लिया जाता था। देशज पे कितना लिया जाता? 4 प्रकार का। जो वस्तु हमारे ही मतलब देश में बनी है उस पे कर 4 प्रकार के लिया जाता था। और जो विदेश है उससे 10 प्रकार का, जो विदेश है उस पर 10% कर लगाया जाता था। मैग्निस के अनुसार बिक्री कर ना देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता। भाई जो कर ना देगा उसको क्या राजा द्वारा क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। दंड में क्या दिया जाएगा? दंड में मृत्युदंड दिया जाएगा। मौर्य काल में खान, जंगल, नमक, शस्त्र, व्यवसाय पर राज्य का संपूर्ण अधिकार था। भाई राज्य का जो संपूर्ण अधिकार है वो सब चीजों पर है। जैसे अगर हम बात करें भंडारगृह के बाद जंगल के बाद अगर हम बात करें शस्त्र, तो समस्त आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पर जो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका था? आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण संपूर्ण राज्य का था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य मुद्राओं का उल्लेख भी किया है। तो स्वाभाविक बात है, जब आर्थिक क्रियाएं होंगी, व्यापारिक क्रियाएं होंगी, समझ पा रहे हो, आर्थिक क्रियाएं और व्यापारिक क्रियाएं, समझ, ये अर्थशास्त्र एक टोटल बुक है, वो कॉमर्स में पढ़ाई जाती है, वो जो वाणिज्य के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई जाती है। उसमें एक सेपरेट बुक है अर्थशास्त्र, उसमें संपूर्ण जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है, मुद्रा का अध्ययन है, उसमें संपूर्ण बताया गया। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है कि जब आर्थिक क्रियाएं होंगी, व्यापार होगा, तो क्या है, मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने क्या है, मुद्राओं के बारे में कुछ उल्लेख किया है। तो हम बात करें अगर अशोककालीन मुद्राओं की, तो काषाणपर्ण, ये किसकी मुद्राएं थी? चांदी की मुद्राएं थी। स्वर्ण मुद्राएं किसकी थी? सोने की मुद्राएं थी।
है ना, और काकड़ी तांबे की मुद्रा थी। अगर हम वही बात करें किसकी, भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए टालमी ने लाल सागर पर बरनस नामक बंदरगाह की स्थापना की। मौर्य काल में विदेश से भी तो आयात होता था, भारत और मिस्र के देश और अधिक जो देश हैं वहां पर भी क्या है, वहां पर भी क्या है, व्यापार होता था। तो वहां पर एक बंदरगाह का निर्माण स्थापना की, उसका क्या नाम है, वर्निस। ये क्वेश्चन आ सकता है। और हम वही बात करें प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से मिलाने वाला मार्ग 1500 कोस लंबा था, जो ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग हिमवत पथ से जो हिमालय की तरफ जाता था, दक्षिण के लिए स्वास्वत से गोदावरी तट प्रतिष्ठन तक जाता था। पश्चिम तट पर एक समुद्री मार्ग भोड़च में काठियावाड़ होते हुए लंका तक जाता था, और पश्चिम तट पर सोपरा बंदरगाह महत्वपूर्ण था। तो दो बंदरगाह थे, एक था हमारा कौन सा बंदरगाह, वर्निस, और दूसरा सोपरा बंदरगाह। बंदरगाह वो होता है जो जल मार्ग से तट पर स्थित होता है, उसको हम कहते हैं बंदरगाह। सारा जो ट्रांसपोर्ट का कार्यक्रम होता है वो वहीं से होता है, जल मार्ग के द्वारा, है ना। श्यानपथ कौटिल्य के अनुसार यह समुद्री मार्ग का नाम था। ठीक, अब हम बात करें किसकी, धार्मिक व्यवस्था की। तो धार्मिक व्यवस्था के अनुसार हमने देखा कि इस काल में वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रचलन था। किस काल में, मौर्य काल में। किसका, वैदिक, जो हमारा वैदिक धर्म है उसका सर्वाधिक प्रचलन था। मूर्ति पूजा भी प्रचलन था मौर्य काल में, और अजैविक संप्रदाय का भी विकास हुआ था। हमने देखा था कि जो बिंबिसार है उसने अजैविक संप्रदाय को धारण किया था। अब हम बात कर रहे हैं तो इसमें अशोक के काल में या मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ था, तीन धर्म, देखो वंश एक है, दादा, पिता और पोता, तीनों ने अलग अलग धर्म को अपनाया था। वहीं हम बात करें संस्थापक तो बिंदुसार ने अजैविक संप्रदाय को अपनाया। वहीं हम बात करें किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और वहीं हम लास्ट की बात करें अशोक की, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो एक वंश में तीनों धर्म यहां पर देखने को मिल सकते हैं। किसमें, मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था में। ठीक, मौर्यकालीन कला को हम देख लें। कला, तो मौर्य काल में पहली बार पत्थर की मूर्ति का निर्माण आरंभ हुआ। पहली बार पत्थर की मूर्ति बनाई गई। पटना के शहर दीदारगंज से चमार ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त है। किसकी, यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त है। कहां से भाई, पटना के दीदारगंज से। चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र में बने राजमहल की यूनानियों द्वारा सराहना की गई है। किसकी भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र में राजमहल बना है उसकी सराहना किसने की है, यूनानियों ने की है। किसने की है, यूनानियों ने की है। यह है अशोककालीन धार्मिक व्यवस्था। और वहीं हम बात करें अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। किसके बारे में, अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। तो हम देख पा रहे हैं अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। तो हम बात करें भारत में पहली बार राजनीतिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। किसमें, हमारे जो मौर्य वंश है। और ये इस काल में केंद्रीय सत्ता देखने को मिलती है और गणराज्य का ह्रास होता है। तो जब हम बात करते हैं, हमें सारी जानकारी किससे मिली है, मैग्निस की जो पुस्तक थी इंडिका, और अर्थशास्त्र जो किसने लिखा है, चाणक्य ने, उनके अनुसार हमें ये सब जानकारी मिलती है। तो इस जानकारी के अनुसार राज्य का जो पूरा शासन था वो किसके अंडर में था, राजा के अंडर में था। और हम वही बात करें
तो जो शासन प्रणाली थी वो चार वर्णों में विभाजित थी। जैसे हम कहें कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है वैसे ही क्या है उस काल में शासन व्यवस्था था। जैसे कि प्रांतीय जो प्रांत होते हैं, प्रांत को हम मान के चले अभी में, तो प्रांत राज्यों को कहा जाता था। तो प्रांत विषय की अगर हम विषय के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद नगर प्रशासन, और नगर प्रशासन के बाद अगर हम बात करें ग्रामीण। तो ये चार प्रकार के शासन मौर्यकालीन प्रशासन में हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें हमारे यहाँ की, तो केंद्र, राज्य, जिले और फिर पंचायत, इसके नीचे भी और हमारा जो प्रशासनिक विभाग है वो आता है। तो प्रांतों को कहते हैं राज्य, विषय वस्तु को कहते हैं हम जिले, और नगर को कहते हैं हम क्या, जो सिटी, और उसके नीचे जो आता है ग्राम पंचायत उसको कहते हैं हम कस्बा। तो मौर्य काल में ये विभाजित था। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाणक्य के एक अध्याय में 18 विषय वस्तु हैं। तो उसमें सभी को क्या है पद दिए गए हैं कि भाई कौन क्या संभालेगा, और उसके बाद हमें 14 उनके अध्यक्ष देखने को भी मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो 18 विषयपति की, तो 18 विषयपति की हम बात करें तो पहले हम देख लें कि जो हमारा प्रांत था, 4 प्रांत थे। कौन से? मौर्य काल में 4 प्रांत थे। कौन से? 4 प्रांत थे। तो 4 प्रांतों में अगर हम सबसे पहले देखें, उत्तर पथ प्रांत समझ पा रहे हो? प्रांत मतलब होता है जिले, सॉरी क्या होता है प्रांत मतलब राज्य। आज में अगर हम देखें प्रांत की बात करें आज के समय में, तो प्रांत को बोलते हैं राज्य। तो राज्य की राजधानी भी होती है, तो वैसे ही उनकी राजधानी थी उस समय। उत्तर पथ प्रांत में क्या है, उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और अवंती, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिण पथ की राजधानी कौन थी? स्वर्णगिरी। क्या थी? स्वर्णगिरी। और प्राची प्रांत, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्री। और कलिंग प्रांत, उसकी राजधानी क्या थी? तोशिली। क्या थी? तोशली। उसकी राजधानी क्या थी? तोशली। तो जैसे अगर हम बात करें राज्यों की, जैसे वो हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी भोपाल, जो बिहार राज्य है उसकी राजधानी पटना। वैसे ही मौर्य साम्राज्य काल में जो प्रांत थे उनकी भी राजधानी हुआ करती थी। और जब राजधानी हुआ करती थी, जैसे हर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे ही मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रांत था उनको भी क्या है अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो क्या है, राज्य के जो वंश है उनसे ही नियुक्त किए जाते थे। मतलब जो राजा का जो परिवार है उनसे ही इनके अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। जैसे आपने और हम देखें तो इतने भी जो हमारे मौर्यकालीन राज हैं, जैसे कि उत्तर पथ प्रांत, अवंती, दक्षिण पथ, प्राची, कलिंग, तो इन सब के क्या है अधिकारी, जैसे हमने देखा है इनके राजपुत्री हुआ करते थे। और इनको क्या कहा जाता? राजपुत्र, आर्यपुत्र कहा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे अगर आपने देखा था तो जिस समय चंद्रगुप्त का विवाह हो रहा था, हमने देखा था वो अवंती का गवर्नर था। और जो हमारा तक्षशिला है उसमें कौन था? सुशील गवर्नर था वहां का। तो वहां पर क्या है, फिर अशोक वहां पर तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, फिर क्या है उसको चंद्रगुप्त ने दबाया था। तो ये सब क्या है, जो मुख्य अधिकारी होते थे, जिसको हम सीएम कहते हैं, मुख्यमंत्री होते थे, वो राजा के परिवार के ही होते थे, पुत्र होते थे एक प्रकार का। तो यह प्रांत में था। हम बात करते हैं अब वो चाणक्य के 18 विषयपति जो उन्होंने दिए हैं। तो अगर हम बात करें 18 में, तो सबसे पहले आता है क्या? पुरोहित को क्या कहते हैं? धर्म अधिकारी, जो क्या है धर्म का अधिकारी हो। एक प्रकार से हम इसको सबसे ऊपर इसलिए रखते हैं ताकि ये सब मामले को देखें। ठीक,
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धर्म अधिकारी, जो धर्म की रक्षा करे। और वही हम दूसरे पर देखें प्रशस्ता। प्रशस्ता का मतलब होता है राज्य आज्ञाओं के लिए, राज्य आज्ञाओं का लिए, राज्य आज्ञा मतलब जितनी भी राज्य जो राजाओं की जो आज्ञा है वो उसका अधिकारी है। उसके बाद अगर हम देखें सेनापति, युद्ध विभाग मंत्री, मतलब जितना भी युद्ध का जो मतलब कहाँ युद्ध की रणनीति बनाना है, कहाँ हमें सेना ले जाना है, उसका दारोमदार किस पे था? सेनापति पे। अगर हम बात करें युवराज की, तो युवराज का मतलब क्या है? राज का उत्तराधिकारी, मतलब राजा के बाद जो रहेगा वो हो जाएगा उसका उत्तराधिकारी। और समाहर्तकर्ता मतलब होता है राजस्व विभाग। किसका होता है? राजस्व विभाग, जो टैक्स वसूलता है। वहीं हम बात करें सन्निधाता, इसका मतलब है राजकीय कोषाध्यक्ष। क्या है? राजकीय कोषाध्यक्ष। अगर हम वही बात करें प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब होता है फौजदारी। क्या है? फौजदारी न्यायाधीश कमिश्नर। फौजदारी और दीवानी में अंतर है, फौजदारी और दीवानी में अंतर है। फौजदारी जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट, जो क्रिमिनल मसला निपटता है, जैसे मर्डर केस हो गया है ना, तो इन कोषों का भी अध्यक्ष का प्रतिष्ठा कहा जाता है उसको। उसकी हम बात करें कामार्थिक, जो उद्योग और कारोबारों का प्रबंध देने वाला था। ठीक, उसके बाद हम बात करें दंडपाल। नौवा क्या है? दंडपाल। दंडपाल का अर्थ ही होता है क्या? दंड देने वाला। क्या होता है? दंड देने वाला। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे जाता है क्या? व्यवहारिक। क्या है? व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है दीवानी, दीवानी संबंधित जो न्यायाधीश है उसको हम उसको क्या कहते थे? व्यवहारिक। दीवानी में क्या होता है कि जो सिविल होता है ना, सिविल मामले होते हैं, सिविल के जितने भी मामले होते हैं वो क्या देखता है? वो दीवानी दिखता है। ठीक है, हम बात करें नगरक। इसकी नगरक, नगरक में क्या होता है? नगर का अधिकारी, जो समस्त नगर पर जो नगर है उसमें समस्त प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, नगर अधिकारी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें दुर्गपाल, किसका? दुर्गपाल। दुर्गपाल की अगर हम बात करें तो राज्य के दुर्ग का रक्षक। क्या है? राज्य के दुर्ग का रक्षक। राज्य के दुर्ग का रक्षक। दुर्ग किला, तो जो भी किला है उसकी रक्षा करने वाला। और हम बात करें अंतपाल का मतलब होता है सीमावर्ती दुर्ग का अध्यक्ष। अब सीमावर्ती देखो, दुर्ग क्या है? दुर्ग आपने देखा होगा, ये दुर्ग बना है, ये दुर्ग, और यहाँ सीमावर्ती मतलब ये इस सीमा से कौन आ रहा है, इस सीमा से कौन आ रहा है, इस सीमा से कौन आता है? उसका अध्यक्ष, उसकी रक्षा करने वाला। हम वही बात करें किसकी? दो वारिक मतलब राज महल की देख रेख करने वाला। ठीक, हम बात करें अंतवर्षिक मतलब सम्राट की जो अंगरक्षक है उसको कहते हैं हम क्या? अंतवर्षिक। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मतलब पूरी जो मंत्री है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। और हम वही बात करें किसकी? आटविक का मतलब होता है वन विभाग, वन विभाग का जो अध्यक्ष है वो। और द्वारपाल का मतलब क्या है? जो द्वारपाल का अध्यक्ष। तो ये सब क्या थे? मुख्य पद थे। क्या थे? ये सब 18 मुख्य विषयपति थे। विषयपति थे मतलब एक प्रकार के ये सर्वोच्च अधिकारी थे। ये इसको हम जो 18 जो चाणक्य ने बताया था अपने अर्थशास्त्र में कि 18 विषयपति थे। विषयपति थे, ये सर्वोच्च अधिकारी थे। अब इन्हीं के अंदर क्या है? अध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष हम थोड़ी देर से देखेंगे। हम सबसे पहले अगर बात करें नगर प्रशासन, मैग्निस के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक मंडल द्वारा किया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहला शिल्प समिति, दूसरा वैदिक समिति, तीसरा जनसंख्या समिति, और चौथा की हम बात करें वाणिज्य विवाह समिति। वाणिज्य विवाह समिति। तो अगर हम फिर बात करें जो हमारे अध्यक्ष बच गए थे, तो अध्यक्ष की भी हम बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष की हम बात करें तो पहला पाणिय अध्यक्ष, इसको हम कहते हैं क्या? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। और वही बात करें सुराध्यक्ष मतलब आबकारी विभाग का अध्यक्ष, है ना। सुनाध्यक्ष मतलब पूछड़ खाने वाला अध्यक्ष, है ना। और सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष का मतलब होता है राज्य के जो कृषि विभाग है उसका अध्यक्ष। ठीक है।
अकरा अध्यक्ष मतलब क्या होता है, खान विभाग का अध्यक्ष, मतलब जो खाना पीना संबंधित जो भंडारगण है उससे संबंधित अध्यक्ष। वही हम बात करें छठे नंबर की, तो कोषाध्यक्ष क्या है, लक्षणाध्यक्ष, इसका मतलब है छापे खाने का अध्यक्ष है ना, यह एक राज्य में मुद्रा जारी करता है। वही हम बात करें विविधा अध्यक्ष मतलब चारों का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष का मतलब है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, और नवा अध्यक्ष का बात करें जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, और पोता अध्यक्ष मतलब माप तोल का अध्यक्ष है ना, माना अध्यक्ष मतलब दूरी और समय में संबंधित साधनों का अध्यक्ष। और हम बात करें किसकी, हमारा जो लास्ट अध्यक्ष कौन सा है हमारा, अक्ष पाटला अध्यक्ष, ये होता है महालेखाकार। तो चाणक्य के विषय पत्नी में जो 18 सर्वोच्च अधिकारी थे, और इन्हीं के अंतर्गत क्या है 14 क्या थे, अध्यक्ष थे। तो न्याय जो हमारा प्रशासन था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, हमने देखा कि 4 में विभाजित थी, प्रांतीय में विभाजित थी है ना। उसके बाद प्रांतीय मतलब राज्य के बाद विषयपति के बाद नगर के बाद ग्राम। तो अगर हम बात करें ग्राम की, तो जो ग्राम प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई थी कौन, ग्रामिक। कौन थी उसकी सबसे छोटी इकाई, ग्रामिक। उसकी सबसे छोटी इकाई ग्रामिक थी। तो आज हमने मौर्य काल में, जो अशोक के काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, और जो मौर्यकालीन कला व्यवस्था थी, वो हमने सब देखी। अब अंत हो ही रहा है मौर्य काल का, तो इसके बाद जो नया शासन है वो हम पढ़ेंगे, या तो ब्राह्मण वंश पढ़ लेंगे या एक नई शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा जो मौर्य काल है वो आज पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। क्या है, पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डली, आप उसको वहां से ले सकते हो। और तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। और जय हिंद, जय भारत।